स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सभी को नमस्ते। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं योगाभ्यासों की अध्यापन विद्या। और जो ये पीपीटी बनाई है ये लास्ट टाइम अदिति मैम ने करवाया था, ये वाला टॉपिक। तो ये अदिति मैम की ही पीपीटी है जिससे मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो ये देख लीजिए, हम इससे पढ़ने वाले हैं। ये जो बुक है हमारी, जो कैवल्य धाम वालों की है, और इनके जो राइटर है डॉक्टर मनोहर लक्ष्मण घरोटे जी है और डॉक्टर श्रीमंत कुमार गांगुली जी ने ये लिखी है। तो हम इससे पढ़ने वाले हैं। और ये वाला जो हमारा यूनिट है ये स्कोरिंग यूनिट है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत कुछ समझने वाला है या कुछ ऐसा है जो हमको बहुत टफ लगता है। बहुत इजी है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि ऐसा पूछ लेते हैं कि जो हमारी बुक है योगाभ्यासों की अध्यापन विद्या, उसके अनुसार कुछ पूछ लेंगे क्वेश्चन में, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा स्कोरिंग है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे सभी, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि इसमें कितने चैप्टर्स दिए गए हैं। इसमें हमारे टोटल 8 चैप्टर्स है। एक बार सभी देखेंगे। पहला है हमारा विषय प्रवेश, ठीक। दूसरा चैप्टर दिया गया है योग एवं योगाभ्यास। थर्ड चैप्टर है अध्यापन विधियां, जिसका हमें अर्थ पढ़ना है और उसका कार्य क्षेत्र पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर है अध्यापन विधियों के स्रोत, यानी हमें सोर्सेज के बारे में पढ़ना है, अध्यापन विधियों के सोर्सेज, ठीक। अगला है हमारा कक्षा प्रबंधन की, कक्षा प्रबंधन कैसे किया जाता है, क्लास मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं। सिक्स चैप्टर है योग में अध्यापन साधन तथा इसका महत्व। सेवंथ है योग प्रशिक्षण में, ये प्रश्न होगा, ठीक है, ये गलती से टाइप हो गया होगा। तो ये है योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला और विज्ञान के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। लास्ट होगा हमारा पाठ नियोजन, यानी लेसन प्लानिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर। पहला है हमारा विषय प्रवेश। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा दिया गया है टॉपिक वो है कि प्राचीन काल में अध्यापन कैसे किया जाता था, जो हम पुराने समय में पढ़ते थे। क्योंकि पुराने समय में और आज के समय में बहुत ज्यादा अंतर है पढ़ाई में, क्योंकि पुराने समय में अलग तरीके से पढ़ते थे और अभी अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है उसके अनुसार कैसे पढ़ाई होती है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया था कि प्राचीन काल में प्रश्नों के द्वारा आदर तथा सेवा के माध्यम से शिक्षा ली जाती थी। क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि पुराने समय में ऐसा होता था, जितने भी शिक्षार्थी होते थे, स्टूडेंट्स होते थे जितने भी, उनको गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, ठीक है। तो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करनी होती थी, तो वहां पे क्या होता था कि उनको बिल्कुल जो उनके अध्यापक होते थे उनकी सेवा भी उनको करनी होती थी। थोड़े बहुत उनके कार्य भी करने पड़ते थे, जैसे सुबह जल्दी उठ के उन लोगों के लिए जल ला लिया, कुछ इस प्रकार के जो भी कार्य होते थे वो सारे करने होते थे। और साथ ही साथ उनकी शिक्षा कैसे होती थी कि वो प्रश्न पूछते थे। जो उनके गुरु होते थे वो उनसे प्रश्न पूछते थे और गुरु उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे, ठीक। अगला है कि गुरु के साथ रहकर शिक्षा प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन था। क्योंकि ऐसा नहीं होता था कि जैसे अभी होता है कि हमें स्कूल जाना होता है फिर हम वापस ही आ जाते हैं, घर वापस आते हैं, नहीं। पहले होता था कि गुरुकुल में ही रहते थे, वहीं पे रहना सोना खाना सब कुछ, और उधर ही पढ़ाई करनी होती, तो हम गुरु के साथ ही रहते थे पहले में, ठीक। फिर है शुरुआत प्रार्थना के साथ की जाती थी। जैसे आज के समय में ज्यादातर जगह तो नहीं होता है, लेकिन जो थोड़ी बहुत है, जैसे हम योग से जुड़े हैं तो हम लोग भी पहले प्रार्थना करते हैं और लास्ट में भी प्रार्थना करते हैं। तो जो पुराना समय था उस समय भी ऐसा ही होता था कि जितनी भी शुरुआत होती थी किसी भी चीज की वो हम प्रार्थना से करते थे, ठीक है। फिर क्या है, गुरु व शिष्य साथ साथ सहा ध्यान की भावना से करते थे। मतलब इसका अर्थ ये है कि जो गुरु और शिष्य थे उनमें बिल्कुल कह सकते हैं कि सहयोग होता था एक दूसरे के लिए। ऐसा नहीं था कि अगर शिष्य ने कोई प्रश्न पूछ लिया तो उससे गुरु बिल्कुल मतलब नाराज हो जाए या बिल्कुल उनमें कुछ ऐसा लगे कि प्रतिस्पर्धा स्पर्धा हो रही है आपस में, नहीं, ऐसा नहीं होता था। वो बिल्कुल साथ साथ पढ़ाई करते थे, ठीक। फिर है गुरु शिष्य के बीच तर्क वितर्क और चर्चा और वाद विवाद हुआ करते थे, ठीक है। वो लोग तर्क वितर्क भी करते थे, लेकिन वो बिल्कुल एक सकारात्मक तरीके से होता था। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि बिल्कुल कि उस चीज को हम नेगेटिव ले लें
कि अगर तर्क वितर्क कर रहे हैं तो उसको गलत तरीके से नहीं होता था, उस टाइम सब सही होता था, अच्छा होता था। तर्क वितर्क भी करते थे, चर्चा भी करते थे, किसी एक मान लो कोई विषय है उस चीज पे चर्चा करते थे आपस में, बच्चे भी आपस में करते थे, गुरु के साथ भी चर्चा करते थे तथा वाद विवाद भी करते थे। ठीक, ये हो गया हमारा। फिर था अगला कि अध्यापन का अधिकतर कार्य मौखिक होता था। उसके लिए अच्छी पाठन व स्मृति शक्ति की आवश्यकता होती थी, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अब का जो हमारा समय है, हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, हमारे पास बुक्स होती है, हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पहले वाला होता था उस टाइम इतनी अवेलेबल नहीं होती थी। तो हमें क्या करना होता था, मतलब जो उस टाइम के बच्चे होते थे या शिक्षार्थी होते थे, सब कुछ उनको याद करना होता था। जैसे वो पूछते थे तो गुरु उनका उत्तर देते थे, तो उस चीज के लिए उनकी जो कह सकते हैं जो स्मृति होती थी वो काफी अच्छी होनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि सारा उनको याद करना पड़ता था। ऐसा नहीं है हमारी तरह कि लिख लिया पहले या हमारे पास बुक्स है तो बाद में पढ़ लेंगे, नहीं, अगर जैसे उनको बताया जो उन्होंने पूछा तो उसको याद करना होता था। ठीक, फिर है शिष्य केवल विषय वस्तु से नहीं बल्कि आचार विचार से भी सीखते थे। कि एक तो हो गया उनको मान लो किसी चीज के बारे में, मान लो उनको कोई वेद पढ़ना है, ठीक है, तो वेद पढ़ना है उससे तो वो सीखेंगे, वो तो उनकी विषय वस्तु हो गई। ठीक, लेकिन वे आचार विचार से भी सीखते थे, कि जैसे वो अपने गुरु जी को भी देखते थे कि इनका व्यवहार किस प्रकार से है, तो उनको देख के भी वो सीखते थे, एक दूसरे को भी देख के सीखते थे। ठीक है, फिर है कि शिक्षा निशुल्क हुआ करती थी। अब का जैसे अभी का समय है हमारा, अभी बहुत कम जगह होती है, जैसे हमारा एमडीवाई है यहाँ पे तो निशुल्क है, कुछ और जगह भी है जहाँ पे लोग निशुल्क पढ़ाते हैं, लेकिन अगर ज्यादातर देखा जाए तो फीस लगती है काफी ज्यादा। तो जो पहले होती थी हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति, उसमें जो शिक्षा थी वो निशुल्क होती थी। ठीक, फिर है कि शिक्षे शिष्य के दृष्टिकोण से क्या होती है, इसमें है कि प्रैक्टिकल क्लासेस के अध्ययन के लिए निरीक्षण, प्रदर्शन व अभ्यास की जरूरत होती है। कि जैसा आपको पता है कि योगा से आप सभी जुड़े हो, योग से जुड़े हो, ठीक है, तो अगर आप योग करते हो तो जब उसकी प्रैक्टिकल क्लासेस होती है हमारी, तो उसके लिए निरीक्षण की भी जरूरत होती है, कि जो हमारे कह सकते हैं कि टीचर होते हैं वो हमारा निरीक्षण करते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, फिर हमें सिखाते हैं, फिर हम लोग भी प्रदर्शन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अभ्यास की जरूरत होती है, हमें वो चीज बार बार करनी होती है, तभी हम उस चीज में परफेक्शन लाते हैं। ठीक है, फिर है कि गुरु के दृष्टिकोण से कैसे होना चाहिए। अध्यापक हेतु त्रुटियों को सुधारना, पॉजिटिव काउंसलिंग, भूल करो और सीखो का महत्व है। कि जो त्रुटियां कर रहे हैं हमारे विद्यार्थी, हमें उस चीज को सुधारना है। ये अध्यापक के दृष्टिकोण से है या गुरु के दृष्टिकोण से है। ठीक है, पॉजिटिव काउंसलिंग करनी है बच्चों की, और भूल करो और सीखो का महत्व इस प्रकार से है कि अगर कोई बच्चा भूल कर रहा है तो उस भूल को दोबारा दोहराना नहीं है, उस भूल से हमें सीखना है। तो मतलब भूल करो और सीखो का महत्व है गुरु के दृष्टिकोण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार मुझे बता दीजिए, फास्ट तो नहीं हो रहा है? ठीक। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, तो अभी इसमें अंतर देख लेते हैं कि जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति है और आधुनिक शिक्षा पद्धति, इन दोनों में क्या अंतर है। तो जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसमें छात्रों की सीमित संख्या रहती थी, क्योंकि हमें ये पता है कि जो बहुत पुराना समय था, उस समय पे सभी लोगों को अधिकार नहीं था शिक्षा प्राप्त करने का। जो कह सकते हैं आप सभी को पता है, जैसे आपने पढ़ा है, देखा है रामायण महाभारत, तो जैसे कुछ क्षत्रिय होते थे या ब्राह्मण होते थे, तो इन लोगों को ही अधिकार था बहुत पहले के समय में। ठीक है, तो उस टाइम छात्रों की संख्या वो सीमित होती थी। ठीक है, और अभी की क्या है कि जो हमारी आधुनिक है उसमें छात्रों की असीमित संख्या है। ठीक, फिर है इसमें के समय का बंधन नहीं था, जो पहले होता था कि इतना ज़्यादा नहीं था समय का बंधन। अगर चले गए गुरु के पास हम शिक्षा ग्रहण करने, तो वहाँ पे जब तक हमारी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, तो उसका ऐसा नहीं था कि मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी उस टाइम पे। लेकिन जो अभी है वो है कि समय का बंधन अनिवार्य है, जो हमारी आधुनिक है। फिर है इसमें छात्र वर्ण या फिर वर्ग विशेष से संबंधित होते थे। ये आप सभी को पता है, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि पुराने समय में जो शिक्षा दी जाती थी वो कुछ वर्गों के ही छात्रों को दी जाती थी, परंतु जो आज का समय है वह उसमें वर्ग या वर्ण का कोई भेद नहीं है। ठीक, अगला है वैचारिक गुणवत्ता का महत्व था हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति में।
कि बच्चों के विचार किस प्रकार के हैं, तो उस चीज की मतलब क्वालिटी कैसी होती थी सॉरी, बच्चों के विचारों की उस चीज का महत्व होता था हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति में। और जो आज का है उसमें क्या होता है, मार्क्स के आधार पर गुणवत्ता का आकलन होता है कि अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप मतलब हम ऐसे कर लेते हैं ना, कैसे सोच लेते हैं कि मान लो किसी के 100 में से 90 आ रहे हैं तो ये ज्यादा अच्छा है पढ़ने में, किसी के 100 में से 40 आ रहे हैं तो ये उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम है। इस प्रकार से तो मतलब आज के समय में होता है मार्क्स के आधार पे, और जो हमारा पुराना समय था उस टाइम होता था जो वैचारिक गुणवत्ता होती थी कि बच्चों के विचार किस प्रकार के हैं, उस चीज का भी महत्व होता था। ठीक, अगला है हमारा प्राचीन में कि शिक्षा का उद्देश्य क्या था, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना था, होलसम डेवलपमेंट। ठीक, और आधुनिक शिक्षा में क्या है उद्देश्य, आज का जो व्यवसाय से जुड़ गया है। ऐसा भी नहीं है कि हर जगह ही है, बट ज्यादातर है, क्योंकि हम आज के आप सभी को पता ही होगा, आज का देखा जाए तो जितनी भी कह सकते हैं जो शिक्षण संस्थान है वो ज्यादातर ऐसे ही है, बिल्कुल उसको एक व्यवसाय की तरह देखते हैं शिक्षा को। ठीक, ये क्लियर हो गया सभी को इसमें डिफरेंस? मैम एक बार ये छात्र वर्ण वाला बताना मैम। अच्छा, हाँ जी, बता रही हूँ। देखो इसमें बोला गया है ना कि प्राचीन में जो छात्र वर्ण या वर्ग विशेष से संबंधित होते थे, जो पुराने समय में होता था ना, देखो जो पहले का समय था जिस टाइम गुरुकुल वगैरह होते थे, तो उस टाइम क्या होता था, जो या तो ब्राह्मण होते थे या ब्राह्मण वर्ग से संबंधित होते थे या जो क्षत्रिय वर्ग से संबंधित होते थे, केवल उन्हीं को अधिकार होता था शिक्षा ग्रहण करने का। तो ये वो बताया गया है, लेकिन जो आज के समय में ऐसा नहीं है, आज के समय में सभी को समान अधिकार है। तो आज के समय में वर्ण या वर्ग का कोई भेद नहीं है, परंतु पुराने समय में ऐसा था। हो गया क्लियर? जी मैम। जी, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर सेकंड पढ़ते हैं। चैप्टर वन थोड़ा सा था और इसमें ऐसा कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा योग एवं योगाभ्यास। ठीक, तो इसमें पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। योग एक अत्यंत प्राचीन या ज्ञानानुशासन है जो कि हमें पता ही है, और यह भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण व मूल्यवान पैतृक संपत्तियों में से एक है, क्योंकि बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है जो योग है, और भारत के द्वारा दिया गया है, इसलिए ये भारत की ही बहुत ज्यादा कह सकते हैं एक पैतृक संपत्ति है। ठीक, तो इसके बारे में, योग के बारे में कुछ कह सकते हैं गलत धारणाएं बनाई गई हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि मिसकंसेप्शंस क्या क्या है योग के बारे में। ठीक, तो पहला है योग सामान्यों के लिए नहीं बल्कि विशेष व्यक्तियों के लिए है। ये कि बहुत गलत धारणा है कि ऐसा नहीं होता है कि कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति ही योग कर सकते हैं, नहीं, सभी प्रकार के व्यक्ति को योग करने की मतलब अनुमति नहीं कह सकते, मतलब कर सकते हैं, ऐसा छूट है सभी को, क्योंकि हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा है कि साधक या युवा हो, वृद्ध हो या अधिक वृद्ध हो या रोगी भी हो, अगर वो योग करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि विशेष व्यक्ति ही करेंगे। ठीक, अगला है योग अलौकिक विचारों या चमत्कारों, चमत्कारों होगा ये, ठीक है, चमत्कारों से संबंधित है। तो ऐसा भी नहीं है कि इसमें, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से चमत्कार कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत धारणा इसके बारे में बनाई है। अगला है योग रहस्यवाद, जादू टोना या विविध प्रकार के इंद्रिय दमन के समकक्ष है। समकक्ष का मतलब होता है समान। इसमें बताया गया है या तो योग रहस्य है, जादू टोना से संबंधित है, या विविध प्रकार के इंद्रिय दमन के, इंद्रियों का दमन करना है हमें, उसके समान है। तो ये भी बिल्कुल गलत धारणा है। ठीक, अगला है योग एक चिकित्सा पद्धति है जो कि सारे रोग ठीक कर सकती है। इससे शायद एक बार क्वेश्चन बना था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि योग से हमारे सारे रोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल एक गलत बात है कि ये मात्र एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे योग से सारे रोग ठीक हो जाएंगे। हाँ, हम उस चीज के लिए कर सकते हैं कि बचाव है हमारा, या कोई चीज है, मान लो हमें किसी रोग से बचना है तो उस चीज के लिए हम योगा अभ्यास कर रहे हैं पहले, या हमें कोई रोग हो गया है तो फिर भी हम योगा कर रहे हैं उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, उस चीज को सुधारने के लिए जो हमारी बीमारी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक चिकित्सा पद्धति ही है जो सारे ही रोगों को ठीक कर देगी। तो ये
गलत है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि योग सारे रोगों को ठीक कर सकता है क्योंकि ये मात्र एक चिकित्सा पद्धति है। ठीक, अगला है योग एक दर्शन है जिसमें विश्व संबंधी तात्विक सिद्धांतों का विचार किया गया है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक, अगला है योग एक व्यायाम पद्धति मात्र है, मात्र मतलब केवल, कि इसमें कहा गया है कि योग केवल व्यायाम पद्धति है, तो ऐसा भी नहीं कि हम व्यायाम ही थोड़ी करते हैं योग में। हाँ, हम आसन करते हैं, प्राणायाम भी उस चीज में होता है, हम ध्यान भी करते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें आती है, प्रत्याहार उसमें आता है, वो आप सभी को पता है। ठीक है, तो ये हो गई इसके बारे में जो मिसकंसेप्शन दी गई है योग के बारे में। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम मैम चौथा और पांचवा रिपीट कर लास्ट दीजिए। सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, योग दर्शन जिसमें विश्व संबंधी तत्व सिद्ध, इसका मतलब मीनिंग क्या होता है? कौन सा पूछ रहे हो आप? फिफ्थ वाला? हम्म। अच्छा, ठीक है, देखो इसमें बोला गया है कि योग एक दर्शन है। ठीक, एक एक करके पूछिए, पहले मैं इनका जवाब देती हूँ फिर अगले पूछना। ठीक है, फिर है इसमें है कि जिसमें विश्व संबंधी तात्विक सिद्धांतों का विचार किया होता है, कि पहले तो कहा गया है कि योग एक दर्शन है, वैसे मतलब योग तो वैसे एक दर्शन है, हम पढ़ते हैं ना योग दर्शन है, ये ठीक है, लेकिन इसमें और क्या लाइन जोड़ी गई है आगे की, जिसमें विश्व संबंधी तात्विक सिद्धांतों का विचार किया गया होता है, कि जितने भी हमारे कह सकते हैं, विश्व तो पता है ना आपको वर्ड होता है हमारा, जितना पूरा संसार है उससे संबंधित जितने भी तात्विक सिद्धांत होते हैं, अब तात्विक को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इससे संबंधित जितने भी प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत होते हैं प्रिंसिपल, तो विश्व से संबंधित जितने भी प्रिंसिपल्स है उसके बारे में ही विचार किया है। इसका ये अर्थ है कि योग केवल एक दर्शन मात्र है जिसमें जो भी हमारा संसार है, संसार से संबंधित जितने भी तात्विक सिद्धांत है या प्रिंसिपल्स जिसको हम कह सकते हैं, उसके बारे में ही विचार किया जाता है, ये है इसका मतलब। ठीक है, मैम ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे कि पौराणिक जितने भी ऋषि मुनि लोग जो थे, उन लोग जो सिद्धांत जो बनाए हुए थे, तो उसका उसका पूरा पूरा प्रतिपादन नहीं किया जाता है उनके सिद्धांतों का, ये हो सकता है क्योंकि अब योग को क्या है, अब अभी के हिसाब से भी लिया गया है, आज के जमाने में पुराने जमाने मिक्स करके अभी जितने भी डिजीज वगैरह हो गए हैं, वो सारा चीज को भी लेके अभी के हिसाब से सारे चीज को बनाया गया है, सिद्धांत वगैरह रेगुलेशन वगैरह हो गया, तो वही है कि पहले जितने भी दर्शन के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे जो ऋषि मुनि है उसके अकॉर्डिंग ही एकदम से नहीं चला जा रहा है, सारे चीज को मिक्सअप लेते हुए चला जा रहा है, ये बोल सकते हैं। हाँ जी, ऐसे भी समझ सकते हैं कि केवल इसमें वही चीज नहीं दी गई है कि दर्शन से संबंधित ही नहीं है, इसमें और सारी भी चीजें हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे होती हैं कि रोगों को ठीक किया जा रहा है, सभी प्रकार के मतलब जैसे कह सकते हैं कि मानसिक रोगों में भी काफी कारगर साबित होता है, ध्यान के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं, ये खुद को भी अगर ठीक करना हो, और ये कह सकते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी के साथ भी हम इससे जुड़ सकते हैं, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि भी एक मिसकंसेप्शन है इस बारे में। ठीक है, और मैम ये वाला जो फोर्थ आया है जो सारे रोग ठीक कर सकता है, ये मिसकंसेप्शन में भी शायद जिन यौगिक अभ्यासों में ये दिया गया है कि सर्व रोग विनाश, वहीं से ये आया होगा मिसकंसेप्शन। हाँ जी, क्योंकि जैसे हमारे जो पुराने ग्रंथ है, जैसे यौगिक ग्रंथ है हमारे हठ योग के, जैसे हठ प्रदीपिका हो गई, घेरन संहिता, जो भी है सारे, तो उसमें जैसे है कुछ कह सकते हैं कुछ आसनों में दिया गया है कि ये सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें जैसे हमें कुंदन सर ने पढ़ाया था तो उन्होंने भी कहा था कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग किया जाता है, जो भी हमारे ग्रंथ है, तो उसमें कह सकते हैं कि जो चीजें थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं। ठीक है, तो ये उस प्रकार से भी है कि उधर से आया है, तो ऐसा हो सकता है। किसी का माइक ऑन है, कोई कुछ कह रहे हैं? जी मैम। हाँ जी, बोलिए। हाँ सॉरी मैम, लेकिन कुंदन सर जब पढ़ाए थे तो उस समय में मैं कुछ कहने वाला था, नहीं मौका मिला, आप बताई हैं तो मैं इसको थोड़ा आपको इस बात के लिए मुझे अंदर से ये है कि हम किस आधार पे ऐसा कह देते हैं कि वो अतिशयोक्त अलंकार के अनुसार लिखे हुए हैं। अब पूछ रहे हो मुझसे? हाँ जी मैम, पूछ रहा हूँ मैं, आप किस आधार पे हम ऐसा कह देते हैं कमिटमेंट कि वो अतिशयोक्त अलंकार के आधार पे लिखा गया। स्वात्माराम जी क्या मतलब उस पे रिसर्च या फिर जिस भी बेस पे जो उनको साक्ष्य मिले थे पौराणिक, तो उस आधार पे ही तो लिखा उन्होंने। और जो भी चीजें लिखी गई है ऋषि के तुल्य जो माने गए हैं, तो क्या बिना आधार के लिखे हैं क्या मैम वो? नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिना आधार के तो वो चीजें नहीं लिखी है, मतलब हम इसको बिल्कुल इस चीज को नकार सकते हैं कि नहीं, वो उन्होंने
ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस चीज पर बिल्कुल उसको अपनाया था, वो खुद भी योग करते थे, तो उनको उस चीज के बारे में पूरा कह सकते हैं पूरा ज्ञान था उस चीज के बारे में। उन्होंने खुद से तो नहीं लिखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हमारे कह सकते हैं बुजुर्ग है हमारे, रहे हैं पहले, और वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं बहुत ज्यादा उन्होंने इस चीज पर काम किया है। हम उनको नहीं नकार सकते कि उन्होंने ये गलत लिखा है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो कह सकते हैं इस तरह के जिसमें है ना कि पूरी प्रकार से सारे ही रोगों को ठीक कर सकता है। तो ये थोड़ा आज के समय में अगर इसको देखा जाए तो ये उतना सही नहीं लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरह से वो गलत है, लेकिन उतना सही नहीं लगता है कि बिल्कुल ही कह सकते कि सारे ही रोगों को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। ये नहीं है कि उन्होंने गलत लिखा, उन्होंने सही लिखा है। मैम, अगर संस्कृत का हम लोग ग्रामर का मतलब व्याकरण का अभ्यास करें ना, जो रचना ये ग्रंथ की है वो अतिशयोक्ति अलंकार में ही गिनी जाती है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार है। और हाँ उन्होंने जी, मेंशन भी किया है स्वामी सात्माराम जी ने, ये जो ग्रंथ है ये अतिशयोक्ति अलंकार में मैंने लिखा है करके। अच्छा, ठीक है, थैंक यू स्मिता जी। क्लियर हो गया? शैलेश जी पूछ रहे थे शायद। जी मैम, थोड़ा वो जो मैम बताई है वो रेफरेंस टाइप का कुछ होगा, तो एक बार भेजिएगा तो। इसके लिए आपको संस्कृत का जो व्याकरण है उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसकी पढ़ाई के लिए आप संस्कृत भारती की वेबसाइट पे जा सकते हैं, फ्री में कोर्सेस है वहाँ पे। तो उसमें दिया है हट प्रदीपिका के बारे में ऐसा? हर प्रतिपिका के बारे में नहीं, हर एक संस्कृत का ग्रंथ कौन सा है, वो कैसे लिखा जाता है, उसके रूल्स है वहाँ पे, अगर आप डिटेल में पढ़ाई करते हो तो। ठीक 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 मैम। हाँ जी, ठीक है। इसके अलावा किसका कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? हाँ मेरा है मैम। हाँ जी, योग का बोलिए। दर्शन इसी कारण बोला गया है क्योंकि योग का दर्शन डिफरेंस होता है। जैसे जैन दर्शन है, सांख्य दर्शन है, सबके साथ कुछ कुछ मिलता है, पूरा नहीं मिलता है। इसी कारण से जो एक फिलोसॉफी है, मतलब जैसे बौद्धिज्म का अलग फिलोसॉफी है, दार्शनिक का अलग फिलोसॉफी है, जैन का अलग चीज है, इसी प्रकार है। इसी कारण जो दर्शन बताया गया है, साइंस नहीं बताया गया है। साइंस बताने से 2+3 5 होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन दर्शन यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो सकता है। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, लेकिन 2+3 5 ए हर समय एक रहता है। इसी कारण योग को दर्शन कहा गया है। और तार्किक मतलब यहाँ पर तर्क के साथ सिद्धांत का स्थापित किया गया, इसी कारण बताया गया। ओके। अच्छा, अमित कुमार जी हैं आप? हाँ ओके। हाँ जी, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अभी देख लेते हैं जो हमारा योग शब्द है वो किससे बना है। आप सभी को पता है युज धातु से बना है। तो अभी तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन जो पहला एग्जाम हुआ था हमारा 2017 में, उससे उसमें पूछा गया था कि जो योग शब्द है वो किस धातु से बना है। तो इसको याद कर लीजिएगा, वैसे तो युज धातु से बना है, ठीक है, जो साध्य और साधन दोनों रूपों में प्रयुक्त है। ठीक, साध्य के रूप में योग व्यक्तित्व के समाकलन यानी इंटीग्रेशन का भाव दर्शाता है, और साधन के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, और जो इसमें ऐड नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, जो हमारा युज धातु है और इसका जो योग शब्द है, इसका अर्थ समाधि दिया गया है। जो ये बुक है ना हमारी, इस बुक में योग शब्द का अर्थ समाधि दिया गया है, तो इसको लिख लीजिए, इस यहाँ पे ऐड नहीं किया है। ठीक, फिर है इसमें विविध अभ्यासों को व्यवस्थित करके उन्हें एक अनुशासन का रूप दिया जाता है। विविध अभ्यास मतलब इसमें ऐसा ही नहीं है, एक ही चीज नहीं होती है, आसन आसन ही नहीं है, प्राणायाम प्राणायाम ही नहीं है, सभी चीजें हैं। मतलब इसमें अलग अलग जो प्रैक्टिसेस हैं उन सभी को व्यवस्थित किया गया है और उनको एक अनुशासन का रूप देते हैं। ठीक, तब ये योग पद्धति योग संप्रदाय जानी जाती है, क्योंकि इसमें अलग अलग चीजें हैं, आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा बंध है, प्रत्याहार है, धारणा ध्यान है। ठीक है, तो जिससे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे हठ योग हो गया हमारा, भक्ति योग हो गया और कर्म योग आदि, क्योंकि इसमें अलग अलग चीजों को एक साथ दिया गया है। ठीक, फिर है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको याद रखना कि समस्त यौगिक अभ्यासों को वर्गीकृत किया गया है। जो हमारी ये बुक है योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां, इसमें इसमें है, पहला है आसन है, प्राणायाम, बंध, क्रिया क्रिया, फिर उसके बाद हो गया हमारा ध्यान। क्रिया है यहाँ पे जो षट क्रियाएं होती है, जो हमारे षट क्रम होते हैं उनको बोला गया है। और छठा है हमारा अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। और जो अभिवृत्ति शिक्षण प्रशिक्षण अभ्यास है,
यहाँ पर यम और नियम को कहा गया है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछ सकते हैं, इसका सीक्वेंस भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां जो पुस्तक है उसके अनुसार जो हमारे योगिक अभ्यास है उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो आपसे ऐसे भी या तो सीक्वेंस पूछ लेंगे, ठीक है, या पूछ लेंगे कितने भागों में वर्गीकृत किया है, तो 6 यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि जो अभिवृक्षण अभ्यास जो यम नियम है उन्हीं को ही अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास कहा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला स्लाइड? ओके सभी को? मैम ये लास्ट जो बोला उसमें वॉइस ब्रेक हुई थी, रिपीट करेंगे इसको? अच्छा, देखो मैंने कहा कि क्वेश्चन आपसे इससे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि या तो इसका सीक्वेंस पूछ लेंगे कि इस पुस्तक के हिसाब से आप उसका सीक्वेंस बता दो, जो हमारी योगिक अभ्यास है उसका सीक्वेंस, वो आप याद रख लीजिएगा, आसन प्राणायाम, बंध क्रिया, ध्यान और अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। ठीक है, या आप लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या जो उसमें यम और नियम का उल्लेख किया गया है, तो हाँ किया गया है। डायरेक्ट यहाँ पे यम नियम लिखा नहीं है, लेकिन जो अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास है, जब हम इसका डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो यम नियम को ही यहाँ पे अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास कहा गया है। ठीक है, अभी हो गया क्लियर? जी, और क्रिया मतलब षटकर्म? हाँ जी, क्रिया मतलब षटक्रम, जितनी भी हमारी 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाएं हैं उसी को यहाँ पे क्रिया कहा गया है। ठीक है, हाँ जी। तो आज देख लेते हैं, पहले आसन पढ़ लेते हैं। पहला अंग है जो हमारा कि आसन में क्या गया, आसन में क्या कहा गया है। तो आसन है हमारा शरीर स्थितियों के जो विशेष प्रकार है वो आसन होते हैं हमारे। इसमें ये क्या करते हैं, जो हमारा मन और शरीर है उनको स्थिर विचारों द्वारा स्थैर्य प्रदान करते हैं, आसन है। ठीक, पेशी तंत्रिका तान आवेगों में उचित लय स्थापित करते हैं, यानी जो हमारा न्यूरोमस्कुलर टोनिक इम्पल्स है इंग्लिश में जिसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके 2 सिद्धांत दिए गए हैं, स्थिरता और सुख। और किसमें है स्थिरता और सुख? पतंजलि योग दर्शन। हाँ पातंजलि जी, योग दर्शन होता है वो। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उसमें भी कहा गया है ना स्थिरम सुखम आसन। ठीक, तो यहाँ पे भी वो चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे भी 2 सिद्धांत दिए गए हैं, स्थिरता और सुख। और क्या है कि आसन का रूप क्या है, मनोकायिक है। मनोकायिक यानी साइकोसोमेटिक है। ठीक है, और कहा जाता है आसनों के लिए कि इसको एक सुखद अवधि तक ही बनाए रखना होता है। अगर हम मान लो हम कोई आसन कर रहे हैं तो जब तक हम उसमें सुखद रूप से बैठे हैं या जो उसका स्थिति है उसकी सुखद स्थिति में है तब तक वो सही है। लेकिन जब हमें अपने शरीर को उससे पीड़ा होने लगे तो वो चीज हमें मतलब पूरी कर देनी चाहिए, वो छोड़ देनी चाहिए। जब तक हमारी सुखद स्थिति है तब तक करना है। अगला है बिना झटके के साथ करना है। ये आप सभी को पता है कि बिना झटके के हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी मसल्स खींच जाती है या हमारे इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें बहुत आराम से करना चाहिए और बिना झटके के साथ करना है। ठीक है, और क्या है कि आसन में थकान नहीं आनी चाहिए, शांति नहीं होगा यहाँ पे कि थकान नहीं आनी चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, थकान हल्की फुल्की तो आ जाती है, जो बिल्कुल होता है कि बहुत अनुचित प्रकार की हमें थकान आ रही है, बहुत ज्यादा थकान आ रही है, हम बहुत ज्यादा ही थक रहे हैं, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके प्रकार बताए गए हैं इसमें, इसको भी याद रखिएगा कि ये पूछ सकते हैं कि कितने प्रकार बताए गए हैं या कौन से बताए गए हैं। आपको ये कोड में दिए जा सकते हैं, 4-5 ऑप्शंस दे देंगे, फिर उसका कोड बना लेंगे, ए बी है, ए बी सी है, इस प्रकार से 3 दिए गए हैं। पहला है हमारा ध्यान धारणात्मक, दूसरा है संवर्धनात्मक और तीसरा है शिथिलात्मक। ठीक है, इन तीनों के आपको नाम याद रख लेने हैं कि कौन से दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा, हम पढ़ेंगे ध्यान धारणात्मक कौन सा होता है। जैसे आप नाम से इसको समझ रहे हैं, ध्यान धारणात्मक मतलब जो ध्यान के लिए किए जाते होंगे। और ध्यान के आसन हम कैसे करते हैं, जितने भी होते हैं, जैसे पद्मासन हो गया, सुखासन हो गया, अर्ध पद्मासन हो गया, सारे बैठकर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो भी हमारे ध्यान धारणात्मक होते हैं वे बैठकर किए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, शरीर स्थिर रहता है और सुखद स्थिति में रहता है हमारा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि हम अस्थिर रूप से है, या मान लो कोई एक होता है कोई शीर्षासन कर रहे हैं या कोई कह सकते हैं कि पश्चिमोत्तानासन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल हम इसमें स्थिर होते हैं, क्योंकि ध्यान के लिए करते हैं तो हमें बिल्कुल इसमें स्थिर रहना होता है और सुखद स्थिति में रहना होता है। फिर क्या है, सिर, ग्रीवा और धड़ को इसमें सीधा रखना होता है। ये आप सभी को पता है, हमें बिल्कुल अपनी गर्दन को, सिर को, जो धड़ होता है यानी
पूरा धड़ ऊपर का हिस्सा होता है हमारा, कमर से ऊपर का हिस्सा हो गया धड़, तो बिल्कुल इन चीजों को हमें बिल्कुल सीधा रखना होता है, ठीक है। और हाथ पैरों के विविध विन्यासों से विभिन्न ध्यान धारणात्मक आसन किए जाते हैं। हाथ पैरों के विविध विन्यासों के, जैसे हम कह सकते हैं मुद्रा हम यूज करते हैं, जैसे आप कह सकते हो कोई भी आपने ध्यान मुद्रा बना ली, हाथ की चिन्ह मुद्रा बना ली, या जो भी आपको सही लगता है उस हिसाब से जितनी भी ध्यान के लिए जो हम आसन करते हैं वो सारे हमारे ध्यान धारणात्मक आसनों में आ जाएंगे। कोई कुछ कह रहे हैं? किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट हो जाइए। दूसरा है हमारा संवर्धनात्मक आसन, ठीक। इसमें क्या होता है, खिंचाव होता है, ठीक है, हल्का हमारा हल्का फुल्का खिंचाव हो जाता है और पेशियों में स्वस्थानीय उत्पन्न करता है, यानी टोन होता है इसमें। तो हमारी पेशियां जितनी भी हमारी मसल्स होती है उन सबकी टोनिंग होती है, ठीक। रीढ़ में लचीलापन, पीठ एवं मेरुदंड को बल मिलता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें भी लचीलापन आता है संवर्धनात्मक आसनों से, पीठ एवं मेरुदंड को भी बल मिलता है इससे, ठीक है। फिर क्या है, वे शरीरांतर्गत पक्ष को और मर्म के कार्य को उद्दीपित करते हैं। तो जितने भी हमारे मर्म स्थान है, आप सभी को पता है कि मर्म स्थान होते हैं हमारे शरीर में, उन सब के कार्य को उद्दीपित करते हैं, मतलब कि उन चीजों को उसका असर होने लगता है, वो सारे कह सकते हैं एक हिसाब से उद्दीपन ही होने लगता है, क्योंकि उनका कार्य वो अपने कार्य को करने लग जाते हैं सही तरीके से, ठीक। बैठकर, लेटकर और खड़ी स्थिति में करने के लिए अनगिनत आसन बताए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने दो पहले ध्यान धारणात्मक होता है जो हम ध्यान के लिए करते हैं, संवर्धनात्मक होता है जो हमारे दूसरे प्रकार के आसन होते हैं, जैसे इसमें अलग अलग प्रकार के आसन हो जाते हैं, पश्चिमोत्तानासन होगा, मयूरासन हो गया, ये सारे इसमें आ जाएंगे हमारे संवर्धनात्मक आसनों में, ठीक। अगला है हमारा शिथिलात्मक आसन, तीसरे प्रकार की। ये वाले जो आसन है इनकी कम संख्या है थोड़ी, ठीक। ये किए जाते हैं लेट कर किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, इनका कारण होता है विश्राम हेतु किए जाते हैं। जैसे शवासन हो गया हमारा, क्यों करते हैं हम शवासन, ये शवासन शिथिलात्मक है क्योंकि वो बिल्कुल हमारा जितना भी हमने आसन किया है उसके बाद जो थकान है उस चीज को मिटाने के लिए हम करते हैं, उस आसन में हम विश्राम करते हैं शवासन में, ठीक है। फिर है, और ये अन्य अभ्यासों के लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, क्योंकि जितने भी मान लो हम शवासन में लेटे हैं, अगर हम उसी कह सकते हैं उसी आसन से हमें कोई दूसरा आसन करना हो तो बिल्कुल एक पृष्ठभूमि तैयार होगी उस चीज के लिए, ठीक। आसन में किसी को कोई डाउट? चलिए ठीक है, फिर प्राणायाम पढ़ लेते हैं, अभी टाइम है तो। प्राणायाम होता है हमारा, प्राणायाम क्या करता है, जो हमारा ऑटोनॉमस नर्वस इम्पल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसको भी याद रखना है आपको, जैसे यहाँ पे था कि आसन का रूप क्या है, साइकोसोमैटिक, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके अनुसार, उस बुक के अनुसार क्या रोल बताया गया है आसनों का, ठीक है। तो ये साइकोसोमैटिक है, और जो हमारा प्राणायाम है वो क्या करता है, ऑटोनॉमस नर्वस इम्पल्स को कंट्रोल करता है, और इसमें ये भी है न्यूरोमस्कुलर टोनिक इम्पल्स, ठीक है। तो इसको अलग अलग तरीके से याद रखना है कि आसन का ये है, इसको लिख लेना, शॉर्ट में लिख लेना चाहे, और प्राणायाम के आगे लिख लेना कि प्राणायाम का ये कार्य वहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर बताते हैं इसमें कि श्वास को लंबी और सुखद समावधि तक रोकना ही प्राणायाम की आवश्यकता प्रविधि है, मतलब कि हो सकता है हमें जितनी भी एक सुखद समाधि तक रोकना है, मान लो हम कोई कुछ सेकंड्स तक रोक सकते हैं अपनी श्वास को, कोई कुछ ज्यादा रोक सकते हैं, कोई कुछ कम रोक सकते हैं, वो सबका अपना अपना होता है, ठीक है। लेकिन वो सुखद समय अवधि होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप बिल्कुल परेशान हो रहे हो, आप रोकना चाह रहे हो, रोक भी रहे हो, लेकिन उस चीज में आप बहुत ज्यादा कह सकते हैं कुछ चीज आपको सही नहीं लग रहा है, बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो गए हो उस चीज से, तो वैसा भी नहीं करना है। जो आपकी सुखद स्थिति होगी उस स्थिति तक ही हमें इसको रुकना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें और बताया गया है, अनुपात बताया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें 1:2 बताया गया है। इनहेल एक्सेल करने को बोला गया है इसमें प्रारंभिक स्थिति में। तो जब हम प्राणायाम शुरू कर रहे हैं तो उस समय क्या अनुपात होना चाहिए हमारा इनहेल और एक्सेल का, इसमें 1:2 बताया गया है, यानी 1:2 बोला है इसमें इनहेल एक्सेल के लिए, ठीक। प्रारंभिक स्थिति में, ये भी याद रखना है, प्रारंभिक स्थिति में बोला है शुरू में, ठीक। और इसमें क्या बोला गया है कि प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं, जिसमें श्वसन प्रविधियों के विभिन्न प्रकार के हस्तोपचार प्रयुक्त कर एक या दोनों नोस्ट्रिल या कभी माउथ से भी सांस ले लेते हैं। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि प्राणायाम हम अनेक तरीके से कर सकते हैं। कई बार हम दोनों नासिकाओं से सांस लेते हैं, कई बार मुंह से सांस लेते हैं, कई बार एक नासिका से सांस लेते हैं,
दूसरी से लेते हैं या एक से एग्जिट करते हैं, दोनों से। तो मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के किए जाते हैं। जितने भी आप सभी को वो पता है वो जानते हैं, आप सभी योग से जुड़े हैं क्योंकि। तो इसमें यही है कि जितनी भी प्राणायाम है वो एक तरीके से नहीं होते, अलग अलग तरीके से होते हैं। कई बार किसी में एक नासिका से हमें श्वास लेना है, दूसरी से छोड़ना है, कई बार हमें दोनों ही नासिकाओं से श्वास लेना है, या कई बार मुंह से छोड़ना है, इस प्रकार से होता है। तो प्राणायाम की इसमें 3 अवस्थाएं बताई गई है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कल पूछूंगी मैं इसको, ठीक। पहला है हमारा नियंत्रित श्वसन, जिसको हम कहते हैं पूरक, यानी इनहेल से कह सकते हैं इंग्लिश में। दूसरा है नियंत्रित धारण, धारण मतलब धारण करना किसी चीज को, ये हो जाएगा हमारा कुंभक, जो हम होल्ड करते हैं अपने श्वासों को, ठीक। तीसरा है नियंत्रित निश्वसन, श्वसन हो गया हमारा इनहेल और निश्वसन हो जाएगा एक्सहेल यानी रेचक। तो ये आपको तीनों ही अवस्थाएं याद रखनी है इस बुक के अनुसार जो दी गई, ठीक है। फिर क्या है, प्राणायाम का मुख्य हेतु एएनएस पर नियंत्रित कर मानसिक कार्य को प्रभावित करना होता है। अब मुझे बताइए एएनएस की फुल फॉर्म कौन बताएंगे? ऑटोमेटिक ऑटोनोमस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। हाँ जी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो इसका प्राणायाम का मुख्य हेतु बताया गया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करना है और जो हमारे मानसिक कार्य होते हैं उन सभी को प्रभावित करना, ठीक है। और प्राणायाम ध्यान में भी उपयोगी होता है। तो ये हो गया हमारा प्राणायाम। आसन प्राणायाम हमने पढ़ लिया। मुद्रा बंद के लिए अभी टाइम है तो ये भी पढ़ ही लेते हैं। अगला है हमारा बंद और मुद्राएं। ये होते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स के बंद, जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है। मर्मांगों को ब्लड सर्कुलेशन और उस चीज को कंट्रोल करते हैं, मतलब जितनी भी हमारे मर्म स्थान है उन सभी जगह के लिए जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उस प्रक्रिया को ये कंट्रोल करते हैं, जो हमारे बंध और मुद्राएं होती है, ठीक है। और क्या है इनका कार्य कि ये मानसिक स्थैर्य को भी बनाते हैं, जो हमारी मानसिक स्थिरता होती है उस चीज को ये बनाए रखने में या उस चीज को सही करने में, एक सही दिशा में लाने में सहायता करते हैं हमारी, ठीक है। फिर है प्राणायाम का प्राणायाम में यूज मुद्रा बंद कहलाती है। जो जितने भी जब हम प्राणायाम कर रहे होते हैं उस टाइम जो भी मुद्रा करे वो बंद कहलाती है, क्योंकि वो बांधती है, ठीक है। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 ही बंध दिए गए हैं, जालंधर और उद्यान बंध। इसमें मूल बंध का जिक्र नहीं किया गया है इस बुक में कहीं भी। तो ये इसमें आपको कह सकते हैं कि अगर ये आपको क्वेश्चन पूछे घुमा के तो इस चीज को याद रखना है, क्योंकि हमें पता है कि 3 बंध तो हर ही जगह होते हैं, मूलबंध, जालंधर, उद्यान, लेकिन यहाँ पे 2 ही इंपॉर्टेंट बंध बताए गए, वो है हमारा जालंधर और उद्यान बंध को ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट बंध बोला है, मूल बंध का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। तो ये इस बुक में थोड़ा अलग है, तो इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि जो थोड़ा अलग चीज होती है वो एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर है अगला हमारा क्रियाएं, जिसे हम कह सकते हैं जो हमारे षट कर्म होते हैं वो हमारी क्रियाओं में आते हैं। सभी को पता है षट कर्म है मतलब 6 ही होंगे, तो कौन से होते हैं? धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये होगी हमारी षट क्रियाएं। ये यही दी गई है इसमें, ठीक है। फिर है ये क्या करती हैं, जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स होती है या सिस्टम्स होती है, टिश्यू होती है, उनके समायोजन क्षेत्र को बढ़ाती है, ठीक है। रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है, जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे उनको कंट्रोल करती है। और इनके द्वारा किस किस चीज की सफाई होती है? नोज की होती है, माउथ की होती है, ब्रेन, जठर, ग्रसनी, मलाशय, गुदा और आंत को ये साफ करती है, जितनी भी हमारी षट क्रियाएं होती है। क्योंकि आप सभी को पता है, आपने पढ़ा है, जो भी हमारे ग्रंथ है उसमें अलग अलग लाभ बताए गए हैं। तो जो भी षट क्रियाएं होती है हमारी कह सकते हैं माउथ से लेकर एनस तक जितनी भी हमारा पार्ट होता है अंदर की, उसकी सफाई करती है, ठीक है। तो ये हो गया इसके कार्य। अगला है हमारा ध्यान। ध्यान में क्या है? मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करने का अभ्यास, कि जो भी जितनी भी हमारी मन की वृत्तियां हैं उन पर नियंत्रण करने का जो अभ्यास है उसको यहाँ पर ध्यान कहा गया है, ठीक है। इसका प्रारंभ कैसे होता है? बाह्य वस्तु से ज्ञानेंद्रियों को हटाते हुए बाह्य पर्यावरण को पूर्णतः विस्मृत करना होता है, कि जितनी भी हमारी बाह्य वस्तु है, जो बाहरी जो भी हमें दिखती है संसार में, उन सारी चीजों से क्या करना है? जो जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उसको हटाना है, अपनी ज्ञानेंद्रिय को हटाना है उससे। और जो हमारा पर्यावरण है, बाहरी पर्यावरण है जो भी, उस चीज को पूर्णतः विस्मृत करना होता है ध्यान का कार्य, ठीक है। इसकी भी अनेक प्रविधियां बताई गई हैं, ठीक है। यह एक लीन होने की प्रक्रिया है, लीन यानी मग्न होने की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपना ध्यान किसी एक वस्तु या वस्तु पे लगा सकते हैं ध्यान, ध्वनि, विचार या फिर अनुभव पर लगाने का प्रयास करता है। आप सभी को पता है हम ध्यान कैसे जाते हैं, हमें किसी
मान लो शुरुआत कर रहे हैं तो किसी वस्तु पर ध्यान लगाएंगे, ठीक है। फिर किसी ध्वनि पर हम ध्यान लगाएंगे, कोई एक ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, हम उसी पर ध्यान लगाना है। या कोई विचार है हमारे मन में, उस पर ध्यान लगाना है हमें। ये कोई अनुभव है हमारे, ठीक है, तो इस चीज पर हमें उसका ध्यान लगाना होता है, अपना ध्यान लगाना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बना है कि ध्यान, इसमें क्या दिया गया है, ध्यान एक महान प्रशांतक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन बना हुआ है कि ध्यान के बारे में क्या कहा गया है इस वाली बुक में। तो इसमें बोला गया है कि ध्यान जो हमारा एक महान प्रशांतक बताया गया है, ट्रैंक्विलाइजर बताया गया है, ठीक है। आसन प्राणायाम को सिद्ध किए बिना ध्यान का अभ्यास सुरक्षित नहीं होता है। कि ऐसा नहीं है कि हमें डायरेक्ट ही ध्यान ही करने लग जाना है, नहीं, पहले हमें आसन सिद्ध करना है, फिर हमें प्राणायाम सिद्ध करना है। उसके बिना अगर हम करेंगे ध्यान तो वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं होता है, ठीक है। और योगाभ्यास के पारंपरिक सोपान में ध्यान का उच्च स्थान बताया गया है। क्योंकि जैसे हमें पता है, जो भी हमारे पुराने जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जो भी जिन्होंने भी योग को आगे बढ़ाया है या इन सारी चीजों को, तो वो सारे ध्यान का बिल्कुल उच्च स्थान मानते थे, कि वो खुद भी ध्यान करते थे। इसका बिल्कुल सबसे ऊपर का स्थान बताया गया है जो हमारा ध्यान होता है, ठीक। अगला है हमारा अभिवृत्ति। तो यौगिक शब्दावली में इन्हें यम और नियम कहते हैं। तो इसमें डायरेक्ट कहीं नहीं कहा है पहले कि अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास ये है। जब इसका हम अंदर इन पूरा करते हैं डिटेल में, तो इन्हें कहा गया कि यम और नियम है। तो आपको अगर घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे ना कि वहाँ पे कि जो हमारा ये वाला बुक है, इसमें दिया गया है कि यम और नियम, तो हाँ, इसमें दिया गया है, पर इसको कहा गया है अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। तो इसका भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अपने आचरण को नियमित कर विशिष्ट अभिवृत्ति प्रकार निर्मित करते हुए जो आरोपित प्रतिबंध है। कि आपको पता है यम नियम, इसमें ये तो नहीं दिया गया है कि यम कौन से है या नियम कौन से है, ये भी नहीं बताया है। यम कितने हैं, उनकी संख्या, नियम की भी नहीं बताई है। लेकिन जैसे आपको पता है, आप पतंजलि योग सूत्र में भी पढ़ते हो, हठ दीपिका में भी आपने यम नियम पढ़ा है, तो आपको पता है वो चीजें क्या है, कि स्व आरोपित प्रतिबंध है। कि मान लो हमें जैसे सत्य है, तो सत्य है वो खुद पे हम लगा रहे कि हमें सत्य बोलना है तो बोलना है, हमें चोरी नहीं करनी है तो हमें चोरी नहीं करनी है, ठीक है। फिर है, ये सभी यौगिक अभ्यासों के आधार बताए गए हैं जो हमारे यम नियम है। क्या सभी को पता है? यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें पतंजलि योग सूत्र की, तो उसमें सबसे पहले यम और नियम का पालन करना है, मतलब वो आधार हो गए, क्योंकि सबसे पहले हमें उसका पालन करना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे भी जितने हमारे यौगिक अभ्यास है उसका आधार बताए गए हैं, ठीक। सॉरी, सभी यौगिक अभ्यासों का स्वरूप मनोकायिक है ना। और यौगिक अभ्यास एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं, जितने भी यौगिक अभ्यास होते हैं, ठीक। तो इतना ही रखते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सभी को? हाँ जी यस। मैम। हाँ जी, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं।